हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकसाला प्लेटफॉर्म। हम लोग यहाँ पे जो करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है, इसमें अभी हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? मार्च 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख रहे हैं। देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन जो मैगजीन मार्केट में आ रही हैं या कोचिंग सेंटर्स जो मैगजीन दे रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे पूरा लाइन बाय लाइन नहीं कवर कर रहे हैं। केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो एज एन एस्पिरेंट मैं भी अगर एक एस्पिरेंट की तरह देखूं तो जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो चीज़ें ही यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना। अभी रिसेंट में 5 मार्च को कुछ गवर्नर्स का ट्रांसफ़र किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कभी तुम लोग कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, जैसे ऐसे दो टेबल बना देंगे, एक तरफ दे देंगे गवर्नर, एक तरफ दे देंगे स्टेट। यहाँ 1 2 3 4 गवर्नर के नाम लिख दिए, यहाँ 1 2 3 4 स्टेट्स के नाम लिख दिए। अब आपको ऑप्शन में मैच करने को आता है, तो ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। यहाँ से ये डायरेक्टली इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसको बनाया गया है, अभी किसको बनाया गया है तेलंगाना का? शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया है। ये पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, इनको हिमाचल प्रदेश से ट्रांसफर करके तेलंगाना का गवर्नर बना दिया गया है। देखो, और जब ये ट्रांसफर हुआ 5 मार्च को, तो शिव प्रताप शुक्ला के साथ साथ और भी कई लोगों का ट्रांसफर हुआ। जैसे याद रखना, आर एन रवि जो कि तमिलनाडु के गवर्नर थे, इनको ट्रांसफर करके कहाँ भेजा गया है? वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया गया है। सीवी आनंदा बोस, सीवी आनंदा बोस, सीवी आनंदा बोस को, ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, ये रिजाइन दिए हैं। ये कौन थे? पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, इनका रेजिग्नेशन हो गया। ठीक। तरनजीत सिंह संधू, ये नाम भी याद रखना, तरनजीत सिंह संधू, तरनजीत सिंह संधू, इनको दिल्ली का एलजी बनाया गया है, दिल्ली का एलजी बनाया गया है। देखो, यूटीज में क्या होते हैं? यूटीज में या तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। स्टेट्स में क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। ठीक। फिर ये नाम याद रखना, विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना पहले दिल्ली के एलजी थे, अब इनको लद्दाख का एलजी बना दिया गया है, लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया है। जिष्णु देव वर्मा, एक नाम ये याद रखना, जिष्णु देव वर्मा, जिष्णु देव वर्मा जी को, ये पहले तेलंगाना के गवर्नर हुआ करते थे, इनका ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया? महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिंकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिंकर, ये केरला के गवर्नर है। कहाँ के? केरला के गवर्नर है। साथ ही में इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है तमिलनाडु के गवर्नर पोस्ट का, एडिशनल चार्ज। अगर पॉलिटी पढ़े होगे तो उसमें पढ़े होगे कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक ही आदमी जो है वो दो स्टेट्स का भी गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। ये नाम देखो, ये कविंदर गुप्ता, इनको हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। सैयद आता हसनैन, सैयद आता हसनैन, इनको जो है बिहार का गवर्नर बनाया गया है। कहाँ का? बिहार का। और ये जो नंद किशोर यादव हैं, इनको नागालैंड का गवर्नर बनाया गया है। तो रिसेंटली अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
इन गवर्नर्स का ट्रांसफर किया था, इन गवर्नर्स का ट्रांसफर किया था या इन गवर्नर्स को नई अपॉइंटमेंट दी गई है। ठीक, गवर्नर एज अ टॉपिक वैसे भी इम्पोर्टेंट है, गवर्नर एज अ टॉपिक वैसे भी इम्पोर्टेंट है। बार बार चाहे तुम यूपी पीसीएस का पेपर उठा लो, बीपीएससी का पेपर उठा लो, कोई भी पेपर उठाओ, देखो गवर्नर से सवाल जरूर आता है, गवर्नर से सवाल जरूर आता है। यहाँ से एक सवाल तो तुम लोग को पता चल गया, अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। और गवर्नर के बारे में बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एक बार रिकॉल कर लो, एक बार रिकॉल कर लो। जैसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ा करो तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि रिकॉल करना बहुत जरूरी है, रिकॉल करना बहुत जरूरी है। अगर पूछा जाए कि गवर्नर कौन से आर्टिकल में, गवर्नर कौन से आर्टिकल में है, तो क्या बताओगे? आर्टिकल नंबर 153। इसमें क्या दिया है? देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, there shall be a governor for each state। ठीक है, गवर्नर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। जैसे प्रेसिडेंट जो है यूनियन का या इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट है, वैसे गवर्नर जो है स्टेट का, स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। आर्टिकल 153 क्या कहता है? देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, वन पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट। इसका एग्जाम्पल तुम लोग यहाँ देख चुके हो, जैसे आर्लिंकर जी केरला के गवर्नर थे, इनको तमिलनाडु का भी एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। अगर बात की जाए आपसे आर्टिकल 154, आर्टिकल 154 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन, किसमें? गवर्नर में। मतलब स्टेट का सारा एग्जीक्यूटिव पावर कौन एक्सरसाइज करता है? गवर्नर। बात करें गवर्नर के अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट सबसे बेसिक चीज तो यही याद रखना कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 155। और इसमें क्या दिया है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो हो गई बात अपॉइंटमेंट की। फिर आ जाओ टर्म, टर्म कितना होता है? टर्म कितना होता है? अपॉइंट टर्म कितना होता है? ये दिया हुआ है कहाँ पे? आर्टिकल 156 में। और कितना टर्म होता है? 5 इयर्स का, 5 इयर्स का। या या होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति मान लो गवर्नर, गवर्नर के पोस्ट पे अपॉइंट होता है या नियुक्त होता है, तो 5 साल तक उस पद पर बना रह सकता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसे पहले भी हटा सकते हैं या तो उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए, क्वालिफिकेशन, तो गवर्नर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? गवर्नर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? पहली बात तो वो इंडियन सिटीजन हो। कोई भी व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन नहीं है वो गवर्नर नहीं बन सकता। प्लस 35 इयर्स की एज हो, मिनिमम 35 इयर्स की एज हो। और कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन इसमें नहीं दिया गया है, और कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन इसमें नहीं दिया गया है। ठीक। और गवर्नर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? गवर्नर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 याद रखना। इसमें क्या है? गवर्नर का पार्डन पावर है, गवर्नर का पार्डन पावर है। प्रेसिडेंट के पास भी पार्डनिंग पावर होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? जो डेथ सेंटेंस होते हैं, अगर किसी को फांसी की सजा मिली हुई है
तो उसको गवर्नर जो है पार्डन नहीं कर सकता, गवर्नर जो है पार्डन नहीं कर सकता। ठीक। और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है गवर्नर के बारे में? गवर्नर के बारे में और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? और एज हो गया, टेन्योर हो गया, अपॉइंटमेंट कौन करता है, ओथ कौन दिलाता है, गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है, गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है? जिस स्टेट का गवर्नर नियुक्त किया गया है उस स्टेट का चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक। गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है क्या? जी हाँ, कर सकता है। कौन से आर्टिकल में? गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कौन सा है? आर्टिकल 213, 213, आर्टिकल 213। ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं गवर्नर के बारे में, ये याद रखना। जैसे एक चीज तुम लोग को पढ़ाए थे कि प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में 12 मेंबरों को नॉमिनेट करता है, नॉमिनेट करता है। तो क्या गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर है क्या? हाँ, तो गवर्नर भी जो है किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। कितने मेंबर को? 1/6 मेंबर को। ठीक है। और जिनकी एक्सपर्टीज और लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विसेज, इन सब चीजों में, साथ ही एक चीज और हो जाता है, कोऑपरेटिव सर्विसेज। कोऑपरेटिव सेक्टर में अगर कोई व्यक्ति उम्दा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको भी गवर्नर एमएलसी बना सकता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकता है। जो भी स्ट्रेंथ है उसके 1/6 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करता है। और गवर्नर के बारे में एक स्पेशल चीज क्या है, एक खास बात, गवर्नर जो है मोस्टली जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका चांसलर भी होता है, उनका चांसलर भी होता है गवर्नर। ठीक। चलो, तो ये सारी बेसिक चीजें गवर्नर के बारे में याद रखना। आगे बढ़े। देखो, ये जो मैंने अभी बताया कि कौन कहाँ ट्रांसफर हुआ है वो उसी की लिस्ट है। ये पीडीएफ मिल जाएगा, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना, क्रैकसाला नाम से। वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ से एक बार इसको रीड कर लेना। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मस्ट रीड, मतलब जरूर से पढ़ना, इम्पोर्टेंट है, बार बार बता रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक। चलो, अगला सवाल क्या है? As per recent information, Ministry of Rural Development is organizing a logo design competition for Viksit Bharat Guarantee for रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, जिसको वीवी जी राम जी एक्ट भी बोला जा रहा है। उसके लिए लोगो डिजाइन करने का एक कंपटीशन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रखा है। सवाल ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो लोगो डिजाइन का विनर होगा उसको कितना कैश प्राइज मिलेगा? 10,000, 50,000, 25,000 या फिर 75,000? तो सही ऑप्शन होगा 50,000। 50,000 का कैश प्राइज मिलेगा। तो ये तो इंफॉर्मेशन ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है ही। साथ साथ में ये जो वीबी रामजी एक्ट है इसके बारे में भी कुछ चीजें ध्यान रखना। पहली चीज क्या ध्यान रखोगे? पहली चीज क्या ध्यान रखोगे? ये जो विकसित भारत जी राम जी एक्ट है, इसका तो ये फुल फॉर्म दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लो, इसको याद कर लो। फुल फॉर्म पूछ सकता है क्या? क्या है फुल फॉर्म? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, वीबी जी राम जी। ठीक। किस एक्ट के जगह पे आया है ये? किस एक्ट के जगह पे आया है? ये आया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, 2005 का जो मनरेगा एक्ट था उसकी जगह पे इसको लाया गया है, उसकी जगह पे इस एक्ट को लाया गया है। ये क्या है, एक पूरा सिस्टमेटिक ओवरहॉल है। 2 दशकों से ये 20 साल से ये एक्ट चला आ रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुए थे। तो पूरा एक सिस्टमेटिक बदलाव है, इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट का प्रयास है कि एक पूरा सिस्टमेटिक बदलाव किया जाएगा। ठीक, क्या क्या बेसिक चेंजेस क्या क्या होंगे इसमें, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, जो थोड़ा सा तुम्हें एमसीक्यू प्रीलिम्स जो एग्जाम है उसके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज, किसकी जगह पे आया है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसकी जगह पे ये वीबी राम जी एक्ट आया है। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये देखना है कि मनरेगा में जो है 100 दिन का रोजगार मिलता था, 100 दिन का रोजगार, उसको बढ़ा के 125 दिन का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, 125 दिन का। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, ये ध्यान रखना, पहले जो सेंटर जो है 100% जो इसकी फंडिंग होती थी, जो इसकी मनरेगा की जितनी भी फंडिंग थी, वो जो भी खर्चा आता था वो सेंटर उठाता था। लेकिन अब ये वीवी राम जी एक्ट आने के बाद कॉस्ट शेयरिंग हो गई है। कॉस्ट शेयरिंग कैसे होगी, 90-10 की कॉस्ट शेयरिंग होगी ऐसे राज्यों में जैसे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या जो हिमालयन स्टेट्स हैं और यूटीज विद लेजिस्लेचर। जिन यूटी के पास लेजिस्लेचर है वहां पे कॉस्ट शेयरिंग जो है वो 90-10 हो जाएगी। फिर उसके बाद 60-40 होगी अदर स्टेट्स के लिए। अदर स्टेट्स के लिए 60-40, जैसे यूपी बिहार ऐसे स्टेट्स हैं। तो अब ये जो है, तो इससे क्या होगा, अब जो है स्टेट के ऊपर भी जिम्मेदारी शिफ्ट हो रही। पहले क्या था, सेंटर ही देखता था और 100% सेंटर देगा किसको, यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर। जिन यूटीज के पास लेजिस्लेचर नहीं है, विधानसभा नहीं है, उन यूटीज को 100% फंडिंग कौन देगा, सेंटर देगा। तो ये कॉस्ट शेयरिंग होगी सेंटर का और स्टेट के बीच में। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना। तो अब क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की थोड़ी बढ़ जाएगी। पहले नरेगा एक्ट जो था उसमें काफी ढेर सारी कमियां थी, काफी ढेर सारा वो था, तो उसका एक सिस्टमेटिक चेंज होगा। और फिर क्या है, फिर इसमें कुछ नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव एलोकेशन की बात की गई। नॉर्मेटिव एलोकेशन क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। नॉर्मेटिव एलोकेशन ऐसे होता है कि इसमें क्या है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो फिक्स करेगी, कुछ एक प्रिंसिपल बनाएगी, उसके हिसाब से स्टेट्स के बीच में कैसे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस स्टेट को कैसा पैसा देना है पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, एक सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करेगी। नॉर्मेटिव एलोकेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि सेंट्रल सेंट्रल फंड एलोकेशन टू अ स्टेट, मतलब सेंट्रल तय करेगा कि किस स्टेट को कितना फंड देना है, कितना रिसोर्सेज देना है इस स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए।
जैसे सेंटर इस पे नजर रखेगा कि किस स्टेट में कितनी डिमांड है, कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये एक तरह से पूरा सिस्टमेटिक चेंज है। जो पुराना ढर्रा चला आ रहा था नरेगा का, उसमें थोड़ा सा ये बदलाव है। अच्छा, ये करने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत ये पड़ी कि देखो, ये सब लोग, जो लोग भी मनरेगा के बारे में जानते होंगे, वो जानते होंगे कि मनरेगा जो है 2005 में आया था। अब जो है वो पॉवर्टी भारत में घटी है, तब से पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है। थोड़ा एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न भी चेंज हुआ है, एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो इन सारी जो करंट में सिचुएशन है, उनको देखते हुए मनरेगा जो है आउटडेटेड हो चुका था। और बहुत मिसयूज ऑफ फंड, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी मनरेगा में। मिसयूज ऑफ फंड, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी मनरेगा में। तो इसको भी रोकने के लिए, इस मिसयूज को भी रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक चीजें याद रखना। ये सवाल पूछ सकता है यहाँ से किसकी जगह, ये फंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, या फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना। चलो अगला न्यूज आर्टिकल है हमारे सामने। इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी, एटीएमपी फैसिलिटी। एटीएमपी फैसिलिटी, भारत में पहली बार एटीएमपी फैसिलिटी का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? सानंद गुजरात में। सानंद गुजरात में, बस ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या, एसएसडी स्टोरेज डिवाइस बनाया जाएगा, रैम बनाया जाएगा, नैन प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, ये सब चीजें बनाई जाएंगी। सवाल इसमें डायरेक्टली पूछेगा कि पहला सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो सानंद गुजरात में। अगला जो न्यूज है, एक बीमारी से रिलेटेड है, सिगैलोसिस। सिगैलोसिस। सिगेलोसिस, देखो सवाल अगर बीमारी से रिलेटेड पूछे कि किस स्टेट में ये बीमारी पहली बार देखने को मिली, तो मोस्टली आंसर केरला ही होगा। तुम कोई भी वायरस का नाम पढ़ते हो, कोई बीमारी का नाम पढ़ते हो भारत में, उसकी शुरुआत जो है केरला से ही होती है। तो सिगेलोसिस का भी कुछ केसेस केरला में देखा गया। ये क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना है? सवाल पूछता है कि कोई बीमारी का नाम दे देगा कि ये वायरल डिसीज है, या बैक्टीरियल डिसीज है, या फंगल डिसीज है, या डेफिशिएंसी डिसीज है। तो अगर सिगेलोसिस के बारे में पूछे तो क्या बताओगे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिससे डायरिया जैसे लक्षण, और खास तौर से बच्चों में, जो छोटे बच्चे हैं उनमें ज्यादा। स्प्रेड कैसे होता है? फीकल ओरल रूट से, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। सिम्टम्स क्या होते हैं? डायरिया जैसे सिम्टम दिखते हैं, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, बार बार स्टूल पास करने की अर्ज होती है। रिस्क फैक्टर क्या है? यंग चिल्ड्रन में ज्यादा रिस्क है। और ट्रीटमेंट क्या होता है? कुछ ऐसे देखो, मोस्टली केसेस सेल्फ लिमिटिंग, मतलब अपने आप सही हो जाते हैं। थोड़ा हाइड्रेशन वगैरह सही हो, रेस्ट लो प्रॉपर, तो अपने आप सही हो जाता है। नहीं तो कुछ केसेस में एंटीबायोटिक और मेडिकल केयर लगता है। कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिसमें, जो इसमें डेंजर ज्यादा हो। कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिसमें खतरा ज्यादा हो। बाकी ये बहुत, ये कोई ऐसे नहीं कि बहुत कोई खतरनाक बीमारी है। बस ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है। अगला सवाल देखो, सवाल है, क्या सवाल है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2025, which of the following countries has emerged as a largest arms importer globally during 2021 2025? 2021 से लेके 2025 तक कौन सा देश दुनिया में सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर। देखो ये रिपोर्ट क्यों, कौन इसको रिलीज करता है? तो सिप्री, स्टॉकहोम
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसी रिपोर्ट देखो जहां आर्मी की बात हो, जहां आर्मी की बात हो, जहां आर्म्स की बात हो, ऐसी रिपोर्ट ध्यान रखना कौन रिलीज करता है, सिप्री की। ऐसा भी एक रिपोर्ट आता है कि किस देश की आर्मी सबसे बड़ी है, तो ऐसा कोई भी रिपोर्ट आए तो वो कौन लॉन्च करता है, सिप्री। सिप्री, ठीक। लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कौन है सिप्री के अनुसार, यूक्रेन। 2021 से लेके 2025 तक यूक्रेन। ये ध्यान रखना, इंडिया जो है सेकंड सेकंड नंबर पे है इंपोर्ट के मामले में। इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है इंपोर्ट के मामले में। और एक ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि इंडिया का इंपोर्ट जो है वो डिक्रीज हुआ है। इंडिया का इंपोर्ट जो है डिक्रीज हुआ है 2016 से 21 के मुकाबले। 2016 से 21 के मुकाबले पिछली रिपोर्ट जो थी जिसमें 2016 से 2021 तक का डाटा था, उस मुकाबले अब देखो डाटा तो ये भी है कि 8.2 है इस टाइम, पहले 9 पॉइंट समथिंग था। तो इतनी चीजें हम लोग याद नहीं रख सकते। तो एक मोटा मोटी दिमाग में एक चीज ये बैठा लो कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है और इंपोर्ट में डिक्रीज हुआ है। और इंडिया को सबसे ज्यादा कौन सप्लाई किया है इस साल, तो रसिया, फ्रांस और इजराइल, ये टॉप थ्री इंपोर्टर्स हैं इंडिया के लिए, ठीक। इंडिया सबसे ज्यादा हथियार 2021 से 25 तक में इन तीन देशों से लिया है। और दुनिया में बात करेंगे इंपोर्टर की, ग्लोबली बात करें कि एक्सपोर्टर सबसे बड़ा कौन है, तो एक्सपोर्टर सबसे बड़ा है यूएसए, दूसरे नंबर पे है रसिया, ठीक। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन सा है, यूएसए है। तो ये ध्यान रखना। अगला आर्टिकल क्या है, डार्क नेट ड्रग नेटवर्क। डार्क नेट क्या होता है, डार्क नेट का नाम सुने, डार्क नेट क्या होता है। डार्क नेट बेसिकली कुछ सीक्रेट वेबसाइट्स का एक जाल होता है, सीक्रेट वेबसाइट्स का एक जाल होता है जो हम लोग ब्राउजर यूज करते हैं, जैसे नॉर्मल क्रोम ब्राउजर हो गया या कोई भी एक्स वाई जेड जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उससे इन वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड वेब ब्राउजर्स होते हैं, उसी से डार्क नेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली इलीगल एक्टिविटीज में ज़्यादा यूज होता है, इलीगल एक्टिविटीज में ज़्यादा यूज होता है। तो ऐसे ही अभी मार्च महीने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक पैन इंडिया डार्कनेट नेटवर्क, ड्रग नेटवर्क, जिसका नाम था टीम कल्कि, उसको एक्सपोज किया है, उसको एक्सपोज किया है, ठीक। कल्कि ऑपरेटेड थ्रू इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन। इनका ट्रांजैक्शन भी क्रिप्टो करेंसी में होता था। तो टीम कल्कि, अगर देखो सवाल ऐसे पूछ लेगा कि टीम कल्कि न्यूज में था वो क्या था, तो टीम कल्कि कोई खेल की टीम नहीं है, ये एक ड्रग नेटवर्क है जो कि डार्कनेट का यूज करके भारत में ड्रग सप्लाई करता था। ऐसे देखो कभी कभी रैंडम ब्यूरोज के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जैसे हम लोग एमसीबी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा देख लो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कब स्टेब्लिश हुआ, 1986 में, इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली में। और एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई करता है, एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स में डील करते हुए या खरीदते हुए, तो उस पे इसके तहत कार्रवाई होती है, एनडीपीएस एक्ट 1985, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, थ्री सीज इनिशिएटिव। देखो ऐसे रैंडम, आजकल एग्जामिनर्स को आदत पड़ चुकी है ऐसे रैंडम टाइप के सवाल पूछने में, ऐसे रैंडम टाइप के सवाल आजकल पूछे जाते हैं कि ये थ्री सीज इनिशिएटिव कहीं दिख गया तो ये क्या है, थ्री सीज इनिशिएटिव कहीं दिख गया तो ये क्या है, न्यूज में दिख रहा था थ्री सीज इनिशिएटिव, तो क्या था। तो देखो थ्री सीज इनिशिएटिव क्या है, ये बेसिकली 13 यूरोपियन यूनियंस के नेशन का ग्रुप है जो बाल्टिक सागर, एड्रियाटिक सागर और ब्लैक सी के एरिया में लोकेटेड है। ये 2015 में लॉन्च हुआ था। कंट्रीज देख लेना कौन कौन सी है, नहीं याद होगा तो मत याद करना, नॉट सो इम्पोर्टेंट।
बस एक नज़र एक दो रीडिंग कर लो, जैसे ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। क्या है, नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी को सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में बढ़ाने के लिए लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल सेक्टर में कोलैबोरेशन करने के लिए ये 13 ईयू नेशंस का ग्रुप है। यहाँ से सवाल देखो, अगर मुझे पूछना हो तो मैं यहाँ से तुमसे सवाल पूछूंगा कि बाल्टिक देशों के नाम बताओ जरा। बाल्टिक नेशंस कौन कौन से होते हैं? बाल्टिक नेशंस नाम सुने होंगे, बहुत न्यूज में आता है बाल्टिक देश, बाल्टिक नेशन। तो बाल्टिक नेशंस कौन कौन से हैं? ये बाल्टिक कंट्रीज तो कौन कौन सी बाल्टिक? तीन होती है, इस्टोनिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये तीन देश जो हैं ये बाल्टिक नेशंस हैं। दूसरी चीज क्या याद रखना यहाँ से, ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ध्यान रखना, बुल्गारिया, बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, रसिया, रशिया, यूक्रेन, टर्की, और जॉर्जिया। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है। टर्किश, टर्किश बर्गर, टर्किश बर्गर। देखो, टर्किश से टर्की याद रहेगा, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया, जी ई से जॉर्जिया और आर से रसिया। ठीक, ये यहाँ से याद रखना। एड्रियाटिक सी के सराउंडिंग कंट्री ज़्यादा पूछता नहीं है, तो इसलिए ये एड्रियाटिक सी के सराउंडिंग बता नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ आज की क्लास को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देखो, ये वीडियो से जुड़े रहने का जो लोग रेगुलर हैं उनको ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स तो चलता ही है, साथ साथ में ऐसे कुछ जीएस और जीके के भी क्वेश्चन आपके तैयार होते जाते हैं साथ साथ में, जिसको जो कि इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में तुम देख सकते हो। और इस चैनल पे आगे और भी इनिशिएटिव्स लॉन्च होंगे, जिसकी जानकारी के लिए क्रैकशाला का टेलीग्राम में जाओ और क्रैकशाला नाम सर्च करना, क्रैकशाला चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। और ये जो इंस्टाग्राम वाला लिंक है क्रैकशाला, इसमें डबल ए लिखा हुआ है, ध्यान रखना। इसको भी फॉलो कर लोगे, तो इसको फॉलो करोगे तो इसमें तुम्हें दिखेंगे ढेर सारे शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स में रहेगा इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन लेटे लेटे बेड पे देखते रहो, शायद क्या पता एग्जाम में काम आ जाए। अगर वीडियो देखना, ये वीडियो का कंटेंट समझ में आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और थोड़ा और भी जो लोग ज़रूरतमंद होंगे, जिनको थोड़ा इस तरह की करंट अफेयर की क्लासेस की ज़रूरत हो, उसको शेयर करना। और कोई सजेशन देना हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो ये कमेंट कर देना वीडियो पे, उसका रिप्लाई आपको 100% दिया जाएगा। या कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फिर कल की क्लास में आगे हम लोग मार्च के ही कुछ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे।